गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जब समझते हैं क्या होता है ग्रेविटेशन। मतलब ये कि ऐसा कभी हुआ होगा कि न्यूटन जो थे, न्यूटन साहब एप्पल के ट्री के नीचे बैठे होंगे। सडनली उनके सर पे एक एप्पल गिरा होगा, तो उनके मन में ख्याल आया कि वो एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। तब जाके ग्रेविटेशन का उन्होंने खोज किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं कि ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा हुआ ही नहीं। और चलिए एक समय कुछ सेकंड के लिए मान लेते हैं ऐसा हुआ, तो आप जरा सोचिए कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे गिरे होते और एप्पल के वजह कुछ और गिरता, वाटरमेलन उनके सर पे गिर गया, वो मर गए होते। एप्पल के अलावा कुछ और गिरा होता तब वो डेड कर जाते। तो अगर वो डेड कर जाते तो ना ही रहता मोशन, नहीं रहता लॉ ऑफ मोशन, और ना ही पढ़ना पड़ता ग्रेविटेशन। सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व। आप लोग का 9th का सिलेबस का फिजिक्स खत्म हो जाता। मगर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। न्यूटन के सर पे एप्पल गिरा, जैसा कि कहानी आप लोगों ने बुक में पढ़ा है। तो एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं था, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली ये था कि जब ग्रेविटेशन का खोज हुआ उस समय प्लेग फैला हुआ था। जैसे अभी कैसे हम लोग के समय कोरोना वायरस फैला, उसी समय वहाँ पे प्लेग फैला हुआ था, जो कि रैट की वजह से होता है। तो प्लेग फैलने की वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रहे थे, कॉलेज नहीं जा पा रहे थे। उस समय वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, वो कॉलेज जा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो इसके वजह से वो अपना होम स्टडी घर पे ही पढ़ रहे थे। तो अचानक क्या हुआ कि बाहर आंधी चलने लगा, तूफान आया, बाहर हवा चलने लगा। तो वो ना अपने खिड़की के पास से बाहर देख रहे थे। तब उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ से एक फ्रूट गिरा और नीचे आया, ठीक है। क्वेश्चन भी किताब में चेंज करे। किताब में क्या होता कि सीधे ही क्यों गिरा, उनका क्वेश्चन भी ये नहीं था, क्योंकि चीज़ें तो पहले भी गिर रही थी ना, बहुत पहले से ही चीज़ें नीचे गिर रही है। तो उनके साथ ऐसा थोड़ी हुआ कि पहली बार एप्पल वैसे गिरा, चीज़ें पहले से ही गिर रही थी। बट इनका क्वेश्चन ये था कि आखिर ये जो एप्पल गिरा वो सीधे ही क्यों गिरा, ऐसे क्यों नहीं गिरा या ऐसे क्यों नहीं गिरा। क्वेश्चन ये था कि टेढ़ा क्यों नहीं गिरा। एप्पल अगर नीचे भी आया तो टेढ़ा क्यों नहीं आया, सीधे ही क्यों गया। क्वेश्चन इनका ये था, ओके। तब जाके इन्होंने ये पता लगाया कि इस चीज़ के लिए, जिसके वजह से एप्पल नीचे ही गया, उस चीज़ के लिए एक अट्रैक्टिव फोर्स है। अच्छा, ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मोशन में आपने पढ़ा था। और आपने फोर्स ऑफ लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन में आपने ये पढ़ा था कि बिना फोर्स के मोशन नहीं हो सकता। तो अगर एप्पल नीचे गिरा तो जरूर यहाँ कोई फोर्स लगा होगा। उसी फोर्स का नाम न्यूटन ने ग्रेविटेशन रखा, ठीक है। जिस फोर्स की वजह से एप्पल ग्राउंड पे आया, उस फोर्स का नाम उन्होंने क्या दिया, उस फोर्स का नाम इन्होंने ग्रेविटेशन दे दिया। तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्या बना, तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन ये हुआ कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। दुनिया का हर एक चीज़ एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसे हम लोग ग्रेविटेशन बोलते हैं। और उसी से उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि जरूरी नहीं है कि फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में आना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बिना कांटेक्ट में आए भी लग सकता है। आप यहाँ देखिए, एप्पल नीचे आया, अर्थ पे आया, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस था, फिर भी अर्थ एप्पल नीचे आ गया ना। तो इसी से ये भी पता चल पाया कि फोर्सेस दो तरीके के हैं, एक है कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट। इन्हीं के ऑब्जर्वेशन से ये बात आता है। तो इन्होंने जो ग्रेविटेशन दिया वो सिर्फ अर्थ के लिए ही नहीं दिया, इन्होंने ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ के लिए, हर एक चीज़ के लिए दिया। मतलब ये कि स्टेबल पे जितने भी चीज़ रखे हुए हैं, बोतल रखा हुआ है, मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, ये सब एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। उस फोर्स का नाम ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। ये सब एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं, हम भी फोर्स लगा रहे हैं, इस मार्कर पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ये मार्कर हम पे फोर्स लगा रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स का ये मतलब हुआ कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। दुनिया का हर एक चीज फोर्स लगाता है एक दूसरे पर। तो ग्रेविटेशन का डेफिनेशन क्लियर हो गया।
ग्रेविटेशन का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिख लेंगे कि एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट each other with a force called ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहा था जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। आप लोग को ये याद रखना है, ये फोर्स ग्रेविटेशन जो हम पढ़ रहे हैं सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है, हर एक चीज के लिए। ये मार्कर भी हम पे फोर्स लगा रहा है, हम इस मार्कर, ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसको हम लोग बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसलिए क्योंकि ये जो लॉ है ये पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये दिया गया था हमारे साइंटिस्ट इसाक न्यूटन के द्वारा। तो जरा समझिएगा ये होता क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चलिए हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही पढ़ना है आज के क्लास में हम लोग को, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा चलिए मान लेते हैं क्या कि एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको हम अर्थ मान लेते हैं। अर्थ मान लेते हैं कि अर्थ है, और एक और है, इसको हम मून बोलते हैं। मून है और मून है। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्थ का मास को कैपिटल एम मान लेते हैं क्योंकि ये बिगर मास है, और मून के मास को हम स्मॉल एम मान लेते हैं, ठीक है। अर्थ के मास को हमने कैपिटल एम बोला और मून के मास को स्मॉल एम बोला। ये दोनों कुछ डिस्टेंस पे हैं। आपको पता है हमारा अर्थ जो है, अर्थ से मून कुछ डिस्टेंस पे है। तो न्यूटन ने पहला क्या बोला, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहला स्टेटमेंट उन्होंने क्या बोल दिया कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट मीन्स दिस टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये बोल दिया कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, सिर्फ अर्थ और मून नहीं बल्कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो। बट हम लोग इस अर्थ और मून से एग्जांपल से समझ रहे हैं कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये बोल दिया। पहला स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोल दिया कि जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। पहला स्टेटमेंट इन्होंने ये बोला। याद रखना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुआ कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज। पहला स्टेटमेंट उन्होंने ये बोल दिया। अब क्या है कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है ये कुछ डिस्टेंस पे होंगे एक दूसरे से। तो चलिए इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट ये बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो इनके बीच अब जो फोर्स लग रहा है वो इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि जो यहाँ पे फोर्स लगेगा वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने ही बोला। इस चीज को तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्या कि दो मैग्नेट लीजिए, अगर दो मैग्नेट को एक दूसरे से दूर रखिएगा तो फोर्स घट जाएगा। अब देखिए उनके बीच का अट्रैक्शन प्रॉपर्टी घट जाता है, और अगर दोनों मैग्नेट को नजदीक लाइएगा तो फोर्स बढ़ जाता है। तो इससे भी इसको समझ सकते हैं कि अगर आप डिस्टेंस यहाँ पर अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे इन दोनों के बीच तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो घट जाएगा। डिस्टेंस को अगर आप डिक्रीज कर देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है। अब एक बात और समझिए कि फोर्स जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर इन दोनों में से किसी एक का मास आप जीरो कर दीजिए तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा।
इन दोनों में से किसी एक का भी मास अगर आप जीरो कर देते हैं तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इससे एक और कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। बिना दो ऑब्जेक्ट के हुए फोर्स लगेगा ही नहीं। आप खुद सोचिए, अगर ये दोनों मार्कर एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा तो इन दोनों का मास है, इसमें से किसी एक मार्कर को हटा देंगे तो इसका फोर्स कहाँ लगेगा? अब इस मार्कर तो लग नहीं रहा, तो इससे आप ये भी याद रखेंगे कि फोर्स लगने के लिए एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। बिना दो ऑब्जेक्ट के फोर्स लगेगा नहीं, कहीं भी नहीं लगेगा। ठीक है, बिना दो ऑब्जेक्ट के फोर्स कहीं लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। ऑन कंबाइनिंग 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर लें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं, ये इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। ठीक है, अब क्या है कि अगर इसको हम यूज करेंगे, ये किस लिए बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया है ताकि दो ऑब्जेक्ट के बीच के हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को के वैल्यू को निकाल सकें। ठीक है, तो अब ये है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए न्यूटन ने क्या किया, यहाँ पे यूज किया एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल जी। ठीक है, उन्होंने कैपिटल जी यूज किया। और कैपिटल जी है क्या? तो कैपिटल जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल जी। जितना बड़ा नाम उतना बड़ा इसका इंपॉर्टेंस है। नाम यूं ही नहीं है, आप वर्ड में समझ लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब एक ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का अगर आपको फोर्स निकालना है तो वहाँ पे ये कैपिटल जी यूज होगा। और इस कैपिटल जी का वैल्यू हर एक जगह सेम होगा। अर्थ पे भी सेम है, सभी जगह सेम है। डिफर क्या कर सकता है? मास डिफर कर सकता है, प्लेस टू प्लेस मास डिफर करता है, ये आपको पता है। ठीक है, और हम लोग आगे जा रहे हैं। इक्वेटर पे कोई ऑब्जेक्ट का मास अलग है, पोल पे अलग है, अर्थ पे मास अलग है, मून पे मास अलग है। तो मास डिफर कर सकता है, डिस्टेंस डिफर कर सकता है यहाँ पे इस फॉर्मूला में। बट यहाँ पे कभी भी कैपिटल जी का वैल्यू डिफर नहीं करेगा। कैपिटल जी का वैल्यू जो है वो पूरे यूनिवर्स में सेम रहेगा। इसीलिए इसका नाम ही यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम क्यों दिया गया? ताकि एक ऐसा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको पूरे यूनिवर्स में यूज किया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इतना बात बताने के बाद जी का वैल्यू क्या किसने दिया? तो जी का वैल्यू न्यूटन ने नहीं दिया। ठीक है, जी का वैल्यू एक दूसरे साइंटिस्ट ने दिया जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने जी का वैल्यू दिया। ठीक है, और जी का वैल्यू इन्होंने क्या दिया? तो इन्होंने वैल्यू दिया 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इन्होंने जी का वैल्यू दिया। इसका यूनिट अभी हम लोग पूरा ड्राइव करके देख लेंगे। ठीक है, इन्होंने जी का वैल्यू दे दिया हेनरी कैवेंडिश ने। अब इसका डेरिवेशन आप लोग को नहीं पढ़ना। अब क्या है, आप 673 के बदला आप डायरेक्टली 6.7 इंटू 10⁻11 भी जी का वैल्यू यूज कर सकते हैं। और ये वैल्यू जो है कभी चेंज नहीं होगा और कहीं चेंज नहीं होगा। हर एक जगह ये वैल्यू एज इट इज सेम ही रह जाएगा। ठीक है, अब इसका जरा ऐसा यूनिट की बात किया जाए कि इसका ऐसा यूनिट कैसे आया, मतलब जी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो जरा इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं कि क्या होगा इसका ऐसा यूनिट। देखते हैं हम लोग एसआई यूनिट ऑफ जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना था कि एफ ऐसा बना था ना, ऐसा बना था। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करते हैं कि एफ ये जो डी है इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर अगर लाते हैं तो डिवाइड में है, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग जी को इधर छोड़ देते हैं और ये जो एम है इधर क्या है, अच्छा पहले ऐसे लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब जी का वैल्यू निकालना है तो जो मास है जी के साथ मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो एफ डी स्क्वायर बाई कैपिटल एम स्मॉल एम बराबर जी, ऐसा होगा। अब यहाँ देखिए कि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन, और डिस्टेंस का मीटर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर का मतलब मीटर स्क्वायर, बाई मास का तो केजी होता है तो केजी इंटू केजी स्क्वायर। तो यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर।
याद रहेगा आप लोगों को। ऐसे इसका हम लोग ऐसा यूनिट भी ड्राइव कर लेंगे कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर। यही था हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ किस लिए दिया गया था, तो ये लॉ इसलिए दिया गया था ताकि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को निकाल सकें। ठीक है, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स को इस लॉ से हम निकाल सकते थे। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, स्टेटमेंट क्या था कि दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स, तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि ये लॉ के अनुसार क्या है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच जो फोर्स लगेगा उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होगा। तो आप ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूला से आप दो ऑब्जेक्ट के बीच के फोर्स को निकाल सकते हैं कहीं भी। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। बाकी की बात अगले क्लास में करेंगे।